अब आप सोच रहे होंगे कि डिपॉजिटरीज की ज़रूरत पड़ी क्यों। तो क्या आपने कार्वी स्कैंडल के बारे में सुना है? तो एनएसडीएल इंडिया की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है अपने पास रखे गए एसेट्स के हिसाब से। इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा कि डिपॉजिटरीज क्या होती हैं, डिपॉजिटरी की ज़रूरत पड़ती क्यों है, इंडिया के अंदर डिपॉजिटरीज का कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करेंगे कि आपका डीमैट अकाउंट एनएसडीएल पर खुला हुआ है या सीडीएसएल पर खुला हुआ है। क्या लगता है आपको कि आपका डीमैट अकाउंट किस जगह पर खुला हुआ होता है? अगर आप सोच रहे हैं कि आपका डीमैट अकाउंट आपके ब्रोकर के पास खुला हुआ होता है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपके ब्रोकर के पास आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुला हुआ होता है। आपका डीमैट अकाउंट आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी डीपी के पास खुला हुआ होता है, जो एक एजेंट होता है डिपॉजिटरी का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार पंत और मैं हूं प्लानिफाई कैपिटल से। आज के वीडियो के अंदर हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे इंडिया की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी एनएसडीएल का। इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा कि डिपॉजिटरीज क्या होती हैं, इंडिया में दो डिपॉजिटरीज क्यों हैं, जबकि ग्लोबली जितनी भी मेजर इकोनॉमीज हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही डिपॉजिटरी होती है। डिपॉजिटरी की ज़रूरत पड़ती क्यों है, एनएसडीएल के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, उसके फाइनेंशियल्स को समझेंगे और उसकी ग्रोथ को समझेंगे। इंडिया के अंदर डिपॉजिटरीज का कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि एनएसडीएल के आईपीओ में आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि डिपॉजिटरीज होती क्या हैं। तो डिपॉजिटरीज ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं जिनके पास हमारे एसेट्स डिजिटल फॉर्म में रखे हुए होते हैं। अब हम कौन से एसेट्स की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं डिजिटल एसेट्स जैसे कि इक्विटीज, बॉन्ड्स, एनसीडीज और सीसीपीएस। ये सारे एसेट्स डिपॉजिटरीज के पास डिजिटल फॉर्म में रखे हुए होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इंडिया पूरी दुनिया में अकेला ऐसा देश है जहां पर दो डिपॉजिटरीज यानी कि एनएसडीएल और सीडीएसएल है। बाकी जितनी भी मेजर इकोनॉमीज दुनिया के अंदर हैं उनके अंदर एक ही डिपॉजिटरी है। अब बात करते हैं कुछ देशों के बारे में और उनके अंदर जो डिपॉजिटरीज हैं उनके नाम को। यूएसए जिसकी डिपॉजिटरी का नाम है डिपॉजिटरी ट्रस्ट कंपनी, चाइना जिसकी डिपॉजिटरी का नाम है चाइना सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, जापान जिसकी डिपॉजिटरी का नाम है जापान सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी सेंटर, जर्मनी जिसकी डिपॉजिटरी का नाम है ड्यूशर कैसेनवेरेन एजी, इंडिया जिसकी डिपॉजिटरीज का नाम है एनएसडीएल और सीडीएसएल, और कनाडा जिसकी डिपॉजिटरी का नाम है द कैनेडियन डिपॉजिटरी फॉर सिक्योरिटीज लिमिटेड। वहीं पर एक डिपॉजिटरी ऐसी भी है जो अपनी सर्विसेज बहुत सारी कंट्रीज को देती है। इस डिपॉजिटरी का नाम है यूरोक्लियर, जो अपनी सर्विसेज देती है बेल्जियम, नीदरलैंड, यूके, फ्रांस, इन तरह के देशों को। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इंडिया में दो डिपॉजिटरीज हैं क्यों? तो इसका जवाब है इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंजेस का होना। जहां एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शुरू हुआ 1875 में, वहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव स्टॉक एक्सचेंज यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी शुरू हुआ 1993 में। एनएससी शुरुआत से ही टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी जोर दिया और उसी का नतीजा रहा कि उसने बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन किया और अपनी सर्विसेज को काफ़ी लोगों तक पहुंचाया। एनएससी ने ही सबसे पहले इंडिया के अंदर डिपॉजिटरी की शुरुआत करी 1996 में और स्टार्ट किया एनएसडीएल को। इसी को देखते हुए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी ने भी अपनी डिपॉजिटरी सीडीएसएल को स्टार्ट किया 1999 के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिपॉजिटरीज की ज़रूरत पड़ी क्यों? तो क्या आपने कार्वी स्कैंडल के बारे में सुना है? अगर आपने कार्वी स्कैंडल के बारे में सुना है और उसको समझा है तो आप समझ जाएंगे कि डिपॉजिटरीज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्या आप जानते हैं कि आपके ब्रोकर का भी एक डीमैट अकाउंट होता है जिसको हम पूल अकाउंट कहते हैं। अब यह पूल अकाउंट क्या करता है? यह पूल अकाउंट
अगर किसी भी इन्वेस्टर को अपने शेयर खरीदने हैं या बेचने हैं तो वह इस पूल अकाउंट के थ्रू अपने शेयर्स को बेचता और खरीदता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि दो इन्वेस्टर हैं, ए और बी। ए को अपने शेयर्स सेल करने हैं और बी को वही शेयर्स बाय करने हैं। ए जब अपने शेयर्स को सेल करेगा तो यह शेयर्स पहले जाएंगे पूल अकाउंट के अंदर और फिर पूल अकाउंट से ट्रांसफर होंगे बी को, यानी जो इन्वेस्टर इन शेयर्स को खरीदना चाहता है। अब मान लीजिए कि एक और इन्वेस्टर है, सी इन्वेस्टर, जो अपने शेयर्स को प्लेज यानी कि गिरवी रखवाना चाहता है। ये शेयर्स पहले जाएंगे पूल अकाउंट में, वहां से आपका ब्रोकर इन शेयर्स को ट्रांसफर करेगा बैंक्स के पास और बैंक्स जो भी पैसा इन शेयर्स के बदले में एज अ लोन देंगे वह जाएंगे पहले पूल अकाउंट में और वहां से फिर इन्वेस्टर सी के बैंक अकाउंट में। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। तो क्या एक ब्रोकर अपने इन्वेस्टर के बिहाफ पे शेयर्स की बाइंग और सेलिंग कर सकता है? इसका जवाब है हाँ और नहीं भी। वैसे नॉर्मल केसेस में आपका ब्रोकर ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन एक स्पेशल केस होता है जहां पर एक इन्वेस्टर अपने ब्रोकर को ये अथॉरिटी देता है कि वह उसके बिहाफ पर शेयर्स को बाय और सेल कर सकता है। इस अथॉरिटी को हम पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि POA कहते हैं। अब कार्वी को काफ़ी इन्वेस्टर्स ने POA दे रखा था और इन इन्वेस्टर्स के शेयर्स कार्वी के पूल अकाउंट में पड़े हुए थे और ये जितने भी शेयर्स थे या जितने भी इन्वेस्टर्स के अकाउंट्स थे कार्वी के पास, वो सब इनएक्टिव पड़े थे, यानी कि वह इन्वेस्टर्स ना तो इन शेयर्स को बेचना चाहते थे और ना ही कोई ट्रांजैक्शन इसमें करते थे। इसी POA का फ़ायदा उठाते हुए कार्वी ने इन शेयर्स को प्लेज रखा बैंक्स के पास और वहाँ से जितना भी पैसा लिया उसका यूटिलाइजेशन किया रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने में, और इसकी वजह से हुआ लगभग 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का कार्वी स्कैंडल। इसके बाद सेबी ने NSDL को ऑर्डर किया कि वह शेयर्स जो उसके पास प्लेज रखे हुए हैं उसमें से 90% शेयर्स वह इन्वेस्टर्स को वापस लौटा दे, यानी उन इन्वेस्टर्स को जिनके अकाउंट इनएक्टिव पड़े हुए। बैंक्स ने क्योंकि पैसा दे रखा था इन शेयर्स के अगेंस्ट में, तो बैंक्स ने इसको काफ़ी स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया। अब बैंक्स के पास सिर्फ 10% शेयर्स ही बचे हुए थे जिससे वह अपने पैसे को रिक्लेम कर सकते थे। अब यहाँ पर क्योंकि बैंक्स का पैसा अटका हुआ है तो वो सेबी के ऑर्डर को स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कि डिपॉजिटरी नहीं होता, NSDL नहीं होता, जिसको सेबी ने ऑर्डर किया कि आप उनके शेयर्स 90% शेयर्स को वापस कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं होता और उसकी जगह सिर्फ बैंक्स के पास ये शेयर्स होते, तो क्या सेबी के ऑर्डर को बैंक्स कभी भी मानते? इसका जवाब है नहीं। तो डिपॉजिटरी के होते हुए यहाँ पर शेयर्स को काफ़ी सेफली और इजीली ट्रांसफ़र कर दिया गया इन्वेस्टर्स के पास। देखिए, डिपॉजिटरीज का काम यही होता है कि वो आपके डिजिटल एसेट्स को सेफगार्ड करते हैं और जब भी आप उनको सेल करते हैं, बाय करते हैं, तो बहुत आसानी से, बहुत स्मूथली उन शेयर्स के ट्रांसफ़र को ईजिली करवा देते हैं। आइए अब बात करते हैं इंडिया की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी NSDL की। NSDL एक सेबी रजिस्टर्ड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन MII है। अब आप सोच रहे होंगे कि MIIs क्या होते हैं। MIIs वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को करवाने में हमारी हेल्प करते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस, ब्रोकर्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और डिपॉजिटरीज, ये सारे के सारे मिलकर बनाते हैं मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। NSDL अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है इन्वेस्टर्स को। कंपनी जिनको अपने शेयर्स इशू करने होते हैं और उनको डीमटेरियलाइज फॉर्म में रखना होता है उनको, साथ ही साथ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है कस्टोडियंस को और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को। इसके बदले में NSDL जो भी एसेट्स उनके पास रखे हुए होते हैं उनकी एक कस्टडी फीस चार्ज करती है। जो भी ट्रांजैक्शंस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू डिपॉजिटरीज के पास होते हैं उनसे एक ट्रांजैक्शन फीस चार्ज करती है जो कि इन्वेस्टर्स से चार्ज होता है और साथ ही साथ उन कंपनीज से जिनके शेयर्स उनके पास डीमैट में पड़े हुए होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि NSDL सिर्फ डिपॉजिटरी का काम करती है तो आप गलत सोच रहे हैं। NSDL को आप एक डिजिटल बिजनेस समझिए। NSDL अपनी सब्सिडरीज NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड और NSDL पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के साथ दूसरे तरह की डिजिटल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है।
एक बिजनेस हो गया डिपॉजिटरी, दूसरा बिजनेस हो गया NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, जो कि KYC करवाने का काम करती है और जितना भी पेपर वर्क होता है उसको डिजिटली ले जाती है। यह बिजनेस एकेडमिक्स के अंदर जितने भी हमारे सर्टिफिकेट्स होते हैं या कोई भी हमको रिवॉर्ड अगर मिलना है, कोई बैज मिलना है, कोई सर्टिफिकेट्स मिलना है, तो ये डिजिटल फॉर्म में उसको प्रोवाइड करवा के देती है। वहीं पर NSDL पेमेंट्स बैंक लिमिटेड अपनी बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करता है मोबाइल ऐप के थ्रू, और इसके अंदर हम बहुत सारे तरह के बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि पिछले 2 सालों के अंदर NSDL ने कौन से सेगमेंट से कितना पैसा कमाया। साल 2022 की बात करें तो डिपॉजिटरी बिजनेस के अंदर NSDL ने 370 करोड़ रुपए कमाए, डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर 93 करोड़ रुपए कमाए, बैंकिंग सर्विसेज के अंदर 300 करोड़ रुपए कमाए और टोटल की बात करें तो लगभग 761 करोड़ रुपए कमाए। साल 2023 की बात करें तो डिपॉजिटरी बिजनेस के अंदर 409 करोड़ रुपए, डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर 72 करोड़ रुपए, बैंकिंग सर्विसेज के अंदर 540 करोड़ रुपए और टोटल की बात करें तो 1021 करोड़ रुपए NSDL ने कमाए। क्या आप जानते हैं कि आप अपना डीमैट नंबर देखकर यह बता सकते हैं कि आपका डीमैट अकाउंट NSDL पर खुला हुआ है या CDSL पर खुला हुआ है? आपका डीमैट अकाउंट नंबर एक 16 डिजिट का न्यूमेरिक नंबर होता है। इसमें पहले 8 डिजिट्स आपकी DPID होते हैं और उसके बाद 8 डिजिट्स आपके क्लाइंट ID होते हैं। अगर आपका 16 डिजिट्स का अकाउंट नंबर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ का है, यानी उसमें सिर्फ न्यूमेरिक डिजिट्स हैं, तो आपका अकाउंट CDSL पर खुला हुआ है। वहीं पर अगर आपका 16 डिजिट का न्यूमेरिक नंबर IN से स्टार्ट होता है और उसके बाद 6 डिजिट्स है जो कि बना देंगे आपका DPID और उसके बाद 8 डिजिट्स का क्लाइंट ID है, तो आपका डीमैट अकाउंट खुला हुआ है NSDL के पास। क्या आपने कुछ नोटिस किया? पहला स्क्रीनशॉट ज़ीरोधा का था, दूसरा स्क्रीनशॉट HDFC सिक्योरिटीज़ का था। अगर आप पहले स्क्रीनशॉट के अंदर देखेंगे तो आपका जो डीमैट नंबर है वो 16 डिजिट का न्यूमेरिक नंबर है, यानी कि वह अकाउंट खुला हुआ है CDSL के पास। और अगर आप दूसरा स्क्रीनशॉट यानी HDFC सिक्योरिटीज़ का देखेंगे तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि वहाँ पर जो डीमैट अकाउंट है वह NSDL के पास खुला हुआ है। अब आपको क्या लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उन सभी के अकाउंट्स CDSL के पास खुले हुए हैं और जितने भी पुराने कन्वेंशनल ब्रोकर्स हैं जैसे कि HDFC सिक्योरिटीज़, एक्सिस सिक्योरिटीज़, ICICI सिक्योरिटीज़, इनके डीमैट अकाउंट NSDL के पास खुले हुए हैं? अगर आपको लगता है कि आपको सही जवाब पता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और जवाब देने से पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग बातें जिससे हमें ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं वह सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। पहले जानते हैं कि दोनों डिपॉजिटरीज के पास कितने डीमैट अकाउंट हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं साल 2020 तक दोनों ही डिपॉजिटरीज नेक टू नेक compete कर रहे थे, लेकिन साल 2020 के बाद CDSL ने काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया और NSDL को पीछे छोड़ दिया। अब अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं और साल 2020 के बारे में सोचें तो आपको पता चलेगा कि साल 2020 में कोविड की वजह से मार्केट नीचे गया और उसके बाद बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में आए और बहुत सारे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स मार्केट में आए और उन सभी ने अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स खुलवाए ज़ीरोधा के साथ, ग्रो के साथ और अपस्टॉक्स के साथ। इन सभी के डिपॉजिटरी अकाउंट है CDSL के पास। तो क्या अब मेरे पूछे गए सवाल का आपको जवाब मिला? जी हाँ, जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उन सभी के डिपॉजिटरी अकाउंट्स हैं CDSL के पास और इसी वजह से CDSL ने बहुत तेज़ी से ग्रो किया और NSDL को पीछे छोड़ दिया। अब अगर हम बात करें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की तो वहाँ पर भी CDSL NSDL से काफ़ी आगे नज़र आता है और इसका भी लॉजिक हमें समझ में आ जाएगा क्योंकि CDSL जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनकी डिपॉजिटरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि CDSL के पास ज़्यादा ब्रोकर्स और ज़्यादा DPs क्यों हैं? तो इसकी सिंपल सी वजह है कि ये जितने भी ब्रोकर्स CDSL के पास है सारे के सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं और इनके पास सारे रिटेल इन्वेस्टर्स और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स ही आके अपना अकाउंट खुलवाते हैं।
तो वह हमेशा ये देखते हैं कि उनको ज़्यादा ब्रोकरेज पे ना करना पड़े। तो CDSL का जो सर्विसेज है एज कम्पेयर टू NSDL वो काफ़ी चीप पड़ता है, इसलिए ज़्यादा डिस्काउंट ब्रोकर्स के अकाउंट CDSL के पास हैं। इसका एक मेट्रिक होता है जिसको हम ऑपरेशनल रेवेन्यू कहते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि CDSL ज़्यादा महंगा है या NSDL ज़्यादा महंगा है। ये ऑपरेशनल रेवेन्यू के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एनुअल फी, एक होता है कस्टडी फी और एक होता है ट्रांजैक्शनल फी। आइए जानते हैं कि NSDL और CDSL में ये ऑपरेशनल रेवेन्यू का कितना डिफरेंस है। साल 2022 की बात करें तो ऑपरेशनल चार्जेस NSDL के थे 138 रुपये और CDSL की बात करें तो मात्र 20 रुपये। साल 2023 की बात करें तो ऑपरेशनल चार्जेस हैं NSDL के 130 रुपये और ऑपरेशनल चार्जेस हैं CDSL के 54 रुपये। यानी कि साल 2022 में ये ज़्यादा चार्जेस कर रहे थे और साल 2023 में ये कम चार्ज कर रहे हैं। अगर हम डीमैट अकाउंट की बात करें तो NSDL के पास साल 2022 में लगभग 2.6 करोड़ डीमैट अकाउंट है और साल 2023 में उनके पास 3.1 करोड़ डीमैट अकाउंट्स है। वहीं पर अगर हम CDSL की बात करें तो साल 2022 में 6.3 करोड़ और साल 2023 में 8.3 करोड़। अब अगर हम ऑपरेशनल रेवेन्यूज़ की बात करें तो ऑपरेशनल रेवेन्यूज़ में ऑपरेशनल चार्जेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे डीमैट अकाउंट के साथ और हमको मिल जाएगा ऑपरेशनल रेवेन्यू। तो साल 2022 में NSDL का ऑपरेशनल रेवेन्यू रहा 359 करोड़ रुपए, साल 2023 में रहा 403 करोड़ रुपए। वहीं पर ऑपरेशनल रेवेन्यू रहा CDSL का साल 2022 में 414 करोड़ रुपए और साल 2023 में 450 करोड़ रुपए। क्या आपने कुछ नोटिस किया? CDSL अपने चार्जेस कम लेता है NSDL के मुकाबले, लेकिन फिर भी ज़्यादा रेवेन्यू कर पा रहा है। ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों की बिजनेस स्ट्रैटेजीज अलग अलग है। जहाँ पे CDSL वॉल्यूम गेम के ऊपर ध्यान दे रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ट्रेड करवा के उनसे कम पैसे लेकर अपने रेवेन्यूज़ को बूस्टअप कर रहा है। वहीं पर NSDL एक्सक्लूसिव जो कन्वेंशनल ब्रोकर्स हैं उनके साथ कनेक्ट होके ज़्यादा चार्जेस करता है और कम वॉल्यूम पर गेम को प्ले करता है। अब आप सोच रहे हो कि ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स तो CDSL के पास है, फिर NSDL इंडिया की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी कैसे हो गई? तो मैंने आपको अभी समझाया कि CDSL अपने डीमैट अकाउंट्स खुलवाता है डिस्काउंट ब्रोकर्स के थ्रू और डिस्काउंट ब्रोकर्स पर ज़्यादातर रिटेलर्स आते हैं या फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स आते हैं जिनके पास जो भी एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती है। वहीं पर जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं वो सारे कन्वेंशनल ट्रेडिशनल ब्रोकर्स के पास जाते हैं, जैसे कि HDFC सिक्योरिटीज़ के पास। वहाँ पर उनकी एसेट का साइज बहुत बड़ा होता है। अब क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स कन्वेंशनल ब्रोकर्स के पास अपना अकाउंट खुलाए हैं तो इनका ऑटोमेटिकली डीमैट अकाउंट होगा NSDL के पास। तो NSDL इंडिया की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है अपने पास रखे गए एसेट्स के हिसाब से। अगर हम NSDL के पास रखे गए एसेट्स की बात करें तो वह लगभग 302 ट्रिलियन रुपीस के हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 302 ट्रिलियन रुपीस यानी कि 302 लाख करोड़ रुपए के हैं। अब इस नंबर को अगर हम पर्सपेक्टिव में रखकर समझें, निफ्टी 50 जो कि NSE का एक इंडेक्स है, उसके अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं। उनकी अगर हम मार्केट कैप की बात करें यानी मार्केट वैल्यू की बात करें तो वह आती है लगभग 175 लाख करोड़। अब आपको समझ में आएगा कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की वैल्यू, मार्केट वैल्यू ₹175 लाख करोड़ है। वहीं पर NSDL के पास रखे गए डिजिटल एसेट्स की वैल्यू ₹302 लाख करोड़ रुपए। वहीं पर अगर हम बात करें निफ्टी 500 की, जहां पर इंडिया की टॉप 500 कंपनीज हैं, उनके मार्केट कैप की यानी उनकी मार्केट वैल्यू की, तो वह आती है लगभग 330 करोड़ रुपए और NSDL के पास डिजिटल एसेट्स हैं 302 लाख करोड़ रुपीस के। अब आपको समझ में आया होगा कि हम NSDL को इंडिया की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी क्यों कह रहे हैं। अगर हम बात करें कंपनी साइंड अप की तो वहां पर भी NSDL CDSL से काफी आगे है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इतनी बड़ी कंपनी है पर इसका मालिक कौन है? तो आपको मैं ये बता दूं कि इस कंपनी के अंदर यानी NSDL के अंदर मेजर 4 स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें IDI बैंक सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, फिर HDFC बैंक है और फिर UTI है। अगर हम साल
FY23 की बात करें तो उसके अंदर IDBI के पास लगभग 26.10% का स्टेक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास 24.0% का स्टेक है, HDFC बैंक के पास 8.95% का स्टेक है और UTI के पास 6.83% का स्टेक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि NSDL के IPO के अंदर पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, और उसके लिए हम लोग करेंगे NSDL और CDSL का कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। तो जैसा कि हमने देखा कि NSDL और CDSL दोनों ही डिपॉजिटरी बिजनेस के अंदर हैं और CDSL एक प्योर प्ले डिपॉजिटरी बिजनेस है, जबकि NSDL के अंदर दो और बिजनेसेस भी हैं डिपॉजिटरी के अलावा, जहां पर पेमेंट बैंक का बिजनेस है और डेटाबेस मैनेजमेंट का बिजनेस है। तो पहले मैं दोनों के डिपॉजिटरी बिजनेसेस को नेक टू नेक कंपेयर करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि NSDL के IPO में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो आइए देखते हैं इन दोनों के डिपॉजिटरी बिजनेसेस आपस में किस तरीके से कंपेयर होते हैं। साल 2023 की बात करें तो NSDL ने लगभग 409 करोड़ रुपए कमाए, CDSL ने लगभग 450 करोड़ रुपए कमाए। दोनों के EBIT मार्जिन की बात करें तो साल 2023 में EBIT मार्जिन NSDL के डिपॉजिटरी बिजनेस का रहा 56%, वहीं पर EBIT मार्जिन रहा CDSL का 63%। पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया NSDL ने साल 2023 में 210 करोड़ का, वहीं पर CDSL ने कमाया 270 करोड़ का। इनके पैट मार्जिन की बात करें तो पैट मार्जिन NSDL के डिपॉजिटरी बिजनेस का रहा 43%, वहीं पर पैट मार्जिन CDSL के बिजनेस की बात करें तो वह रहा 49% का। जैसे कि आपने देखा कि ये दोनों बिजनेसेस आपस में, डिपॉजिटरी बिजनेस आपस में एक दूसरे से कंपैरेबल हैं और थोड़े बहुत CDSL के मार्जिन्स बेटर हैं यहाँ पर NSDL के कंपैरेटिवली। अब अगर हम CDSL की बात करें तो CDSL की करंट प्राइस पर मार्केट वैल्यू यानी कि मार्केट कैप है लगभग 19,000 करोड़ रुपए की, और इसी हिसाब से हम NSDL को देखें जो कि अभी एक अनलिस्टेड स्पेस के अंदर है, यानी कि इसका IPO आना बाकी है, इस कंपनी के शेयर्स लिस्ट होने बाकी हैं। तो वहां पर क्या होता है कि जो भी कंपनी लिस्ट होती है उसको एक प्रीमियम मिलता है एज कंपेयर टू अ कंपनी जो लिस्टेड नहीं है। तो NSDL लिस्टेड नहीं है, तो अगर हम CDSL के 19,000 करोड़ के मार्केट कैप को मान के चले कि यही वैल्यूएशन NSDL को मिलेगा। अब मैं NSDL के डिपॉजिटरी बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि डिपॉजिटरी बिजनेस को कभी भी उतना मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगा, मार्केट कैप नहीं मिलेगा जितना CDSL को मिला हुआ है। तो मैं उनके पूरे बिजनेस की बात कर रहा हूं कि अगर पूरे बिजनेस को हम इतना मान ले, यानी कि 19,000 करोड़ का मार्केट कैप मान ले और उनके नंबर ऑफ शेयर्स को हम देखें और उसके हिसाब से हम शेयर की वैल्यू निकालें, तो शेयर की वैल्यू लगभग 980 रुपए आती है। अगर IPO में कंपनी ऑफर करती है इससे नीचे का कोई भी प्राइस, तो हमें लगता है कि ये काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे हमको मिल सकता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि NSDL के पास एक पेमेंट बैंक का बिजनेस भी है जिसने FY23 के अंदर 500 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू क्लॉक किया और 7.5 करोड़ का मुनाफा क्लॉक किया। वहीं पर पिछले साल यानी FY22 के अंदर उसने लगभग 8 करोड़ का लॉस किया था इस बिजनेस ने। यानी पेमेंट बिजनेस भी प्रॉफिटेबल हो रहा है, अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है और डिपॉजिटरी बिजनेस NSDL का काफी अच्छा चल रहा है। अगर हम NSDL के IPO की बात करें तो NSDL का IPO लगभग 3,000 करोड़ का होने वाला है और इसमें जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं जैसे कि IDBI बैंक, NSC, HDFC बैंक और UTI, यही अपने शेयर्स को बेचने वाले हैं। तो यानी कि पूरा का पूरा IPO ऑफर फॉर सेल होने वाला है और इसके अंदर कोई भी फ्रेश इशू नहीं होगा। अब अगर हम बात करें कि कौन सा इन्वेस्टर कितने शेयर्स को यहां पर IPO के अंदर बेचेगा, IDBI की बात करें तो लगभग 2.2 करोड़ शेयर्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 1.8 करोड़ शेयर्स और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो लगभग 50 लाख शेयर्स को बेचने वाले हैं IPO के अंदर। NSDL पर एक्सटेंडेड रिसर्च रिपोर्ट पढ़ने के लिए प्लानिफाई कैपिटल की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। अगर आप ऐसे ही प्री IPO स्टार्टअप और यूनिकॉर्न्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे पास ऐसे ही प्री IPO स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न्स के शेयर्स आते रहते हैं जो हम इन्वेस्टर्स को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर प्रोवाइड करवाते हैं। आप हमारा एंड्रॉइड और iOS ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए बने रहें प्लानिफाई के साथ। आप हमारे चैनल को
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। NSDL से जुड़ा हुआ कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, हमारी टीम उसका जवाब जरूर देगी। धन्यवाद।